इस वीडियो में आपको क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा? इसका होगा mv। ऑप्शन डी राइट है। नीचे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो इसमें राइट आंसर है mv। क्वेश्चन 2, इकोकार्डियोग्राफी ECG तकनीक में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग होता है? तो इसमें जो तरंगे हैं ये हैं प्राध्वनिक। व्हाट काइंड ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन इकोकार्डियोग्राफी ECG टेक्निक? इसमें अल्ट्रासोनिक। क्वेश्चन 3, चालक का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? मीटर पर सेकंड, जिसको m/s भी लिख सकते हैं या फिर मीटर पर सेकंड यानी कि जो सेकंड की पावर -1 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ? इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन 15, इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन है कि गतिशील वस्तु सदैव कार्य करती है। पहली स्टेटमेंट ट्रू, कारण है कि जो वस्तु गति में है उसमें ऊर्जा होती है जिसे वह सामान्यतः गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है ये भी क्या होगी? ट्रू। लेकिन ये ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें राइट आंसर है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। नीचे इंग्लिश में असर्शन, ए मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज डन वर्क। ट्रू। रीजन द ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन पोजेज एनर्जी विच जनरली कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सेकंड जो स्टेटमेंट है ये क्या होगी? ट्रू, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें राइट आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 6, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? आंसर, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां जड़त्व के कारण झड़ जाती हैं। जब शाखा अचानक गति में आ जाती है तब पत्तियां अपनी स्थिर अवस्था में बने रहने का प्रयास करती हैं। इस कारण शाखा और पत्तियों के बीच संतुलन बिगड़ जाता है और पत्तियां अलग होकर नीचे गिर जाती हैं। एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री इफ वी विग्रियस शेक इट्स ब्रांच। आंसर, व्हेन ए ट्री ब्रांच इज शेकन vigorously, some leaves fall off due to inertia. When the branch suddenly moves, the leaves try to maintain their state of rest. This disrupts the balance between the branch and the leaves, causing the leaves to detach and fall to the ground. क्वेश्चन 7, मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः धरती पर पहुंचने पर रुक जाता है, इसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है? आंसर, जब कोई पिंड मुक्त रूप से गिरते हुए धरती पर पहुंचकर रुक जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा नष्ट नहीं होती बल्कि विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो जाती है। टकराव के समय पिंड का अधिकांश गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। कुछ ऊर्जा यांत्रिक कार्य करने में खर्च होती है, जैसे पृथ्वी में गड्ढा बनना, पिंड का टूट जाना। इस प्रकार ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का केवल रूप बदलता है, उसका नाश नहीं होता। इंग्लिश, A freely falling object eventually stop on reaching the ground. What happened to its kinetic energy? Answer, when an object falls freely and come to rest upon reaching the ground, the kinetic energy not destroyed but rather transformed into various forms. During the impact, most of the object's kinetic energy converted into thermal energy and sound energy. Some energy is expended in the performing mechanical work, such as creating a pit in the ground or causing the object to break. Thus, according to the law of conservation of energy, energy only changes form, it does not destroy it. नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताता है कि ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक पिंड दूसरे को आकर्षित करता है। दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के प्रत्येक समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह जो नियम है ब्रह्मांड के सभी पिंडों पर समान रूप से लागू होता है। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स
attract each other object. The force of attraction between the two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This law applies equally to all objects in the universe. इसकी जो मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है ये है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड आर स्क्वेयर। इसका जो है राइट आंसर रहेगा अपना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जब गन से फायर करते हैं तो जब बुलेट निकलती है तो जो बंदूक है वो पीछे की तरफ जाती है, ये कौन सा मोशन होगा। ठीक है, आपने पढ़े होंगे 3 मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा मोशन होगा कमेंट में बताएं। क्वेश्चन 9, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर स्क्वायर इनवर्स यानी कि मीटर स्क्वायर, ये इनवर्स में है माइनस पावर है, का त्वरण उत्पन्न करती है। यह कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। ए की वैल्यू है यहाँ पे -6 क्योंकि ब्रेक लगना है, विपरीत दिशा में बात की जा रही है तो माइनस सिंबल आएगा। टाइम है, फाइनल वेलोसिटी है, इक्वेशन यूज कर लेंगे, यू की वैल्यू आएगी। फिर इसको इस फॉर्मूला में रखेंगे तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस 12 मीटर। नीचे इंग्लिश में देखिए, ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर स्क्वायर इनवर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द application of brakes. Calculate the distance traveling during its time. एक्सेलरेशन है -6, टाइम 2 सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0। यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन यूज करके। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12 मीटर। इसी के ओर में है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 15 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त करती है। इसका त्वरण उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ये ज्ञात करनी है आपको। तो वेलोसिटी जो प्रारंभिक वेग है 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5, अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकंड। टाइम है, फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे एक की वैल्यू आएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पावर -2। अब तय की गई दूरी फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 37.5। इंग्लिश में, ए कार accelerates uniformly from 8 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। एक्सेलरेशन बतानी है और डिस्टेंस कवर्ड बतानी है। तो इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, टाइम 5 सेकंड है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये आएगा 37.5 मीटर। क्वेश्चन 10, किसी ध्वनि की तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और आयाम से क्या अभिप्राय है। सबसे पहले देखिए, तरंग दैर्घ्य 2 क्रमागत संपीड़नों या 2 क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसका अस्थायी मात्रक होता है मीटर। सेकंड, आवृत्ति 1 सेकंड में होने वाले पूर्ण दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका अस्थायी मात्रक है हर्ट्ज। आयाम, किसी माध्यम में कण का उसकी मूल स्थिति से दोनों ओर अधिकतम विस्थापन तरंग का आयाम कहलाता है। इसकी अस्थायी यूनिट होती है मीटर। नेक्स्ट है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। फर्स्ट सबसे पहले है वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसिक्यूटिव कंप्रेशन और 2 कंसिक्यूटिव रेयरफैक्शंस इज कॉल्ड द वेवलेंथ। इसकी अस्थायी यूनिट है मीटर। सेकंड है फ्रीक्वेंसी। The total number of complete oscillations occur in 1 second is called frequency. इसकी SI यूनिट है हर्ट्ज। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन ए मीडियम फ्रॉम इट मीन पोजिशन ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इसके SI यूनिट है मीटर। 11, मुक्त पतन का त्वरण क्या है। आंसर, मुक्त पतन का त्वरण वह त्वरण है जो किसी पिंड में तब उत्पन्न होता है जब वह केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गिरता है और उस पर कोई अन्य बाहरी बल कार्य नहीं करता। इस त्वरण को जी से दर्शाया जाता है। पृथ्वी की सतह के पास इसका मान जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसकी SI मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। आंसर, एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर द influences of only the Earth's gravitational force with no other external force acting upon it.
दिस एक्सेलरेशन डिनोटेड जी नियर अर्थ सरफेस इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। क्वेश्चन इसका बी पार्ट। 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी तक पहुंचने में से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है 0, हाइट है 19.6, जी की वैल्यू दी रखी है, इसके अंदर यूज करेंगे तो यहाँ से वी की वैल्यू आएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। इनिशियल वेलोसिटी 0, हाइट 19.6 मीटर, एक्सेलरेशन 9.8। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद यहाँ से v की वैल्यू आएगी 19.6 मीटर पर सेकंड और ये आएगी डाउनवर्ड। इसी के ओर में किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस बताना है। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। भार किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का माप होता है। द्रव्यमान स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता, अर्थात यह सदैव समान होता है। भार स्थान के अनुसार बदल सकता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान बदलता है। द्रव्यमान का SI मात्रक है किलोग्राम, भार का SI मात्रक है न्यूटन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। मास रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी इन ऑब्जेक्ट। वेट इज मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। मास डज नॉट चेंज with a change in location, that is it always remains same. Weight can change depending on the location as the value of the gravitational force varies. SI unit of mass is kilogram, SI unit of weight is Newton. बी पार्ट। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। तो इसमें देखिए क्यों होता है, कारण पूछा इसने। आंसर है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के उसके भार का 1/6 होता है क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/100 है और चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का लगभग 1/4 है। इन दोनों कारणों से चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान लगभग 1/6 होता है। जो कि किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण जी के मान पर निर्भर करता है, इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 हो जाता है। इसमें नेक्स्ट है, इसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 इट्स वेट ऑन अर्थ। आंसर, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ बिकॉज द मून इज मास इज अप्रोक्सीमेटली 1/100 ऑफ द अर्थ मास and moon radius is approximately 1/4 of the earth radius. Due to these two factors, the gravitational force on the moon is much weaker on the earth. Consequently, the value of gravitational acceleration on the moon is approximately 1/6 of its value on earth. Since the weight of an object depends on the value of gravitational acceleration, the weight of an object on the moon becomes 1/6 ऑफ द वेट ऑफ अर्थ। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये जो अर्थ है, ये अपने पास अर्थ है। अभी मैंने जी की वैल्यू बताई थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन अगर सेंटर की बात करें, पृथ्वी का जो सेंटर है, सेंटर के ऊपर जी की वैल्यू क्या होगी, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। पृथ्वी के सेंटर में जी की वैल्यू। नेक्स्ट है सेक्शन बी, ये है अपना रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। क्वेश्चन 12, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना क्या कहलाता है, विसरण। व्हाट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्वेश्चन 13, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, परमाणु केंद्रक। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। 14, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या होती है, वाष्पीकरण। व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। 15, निलंबन एक डैश मिश्रण है विषममांगी। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। 16,
इसमें दो कथन है। अभिकथन है कि आयन हमेशा धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं, यानी कि आपको बताना है कि ये जो है धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत, यानी कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये रहेगी अपने पास फॉल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। कारण, कारण इसमें दिया गया है, देखिए आयन इलेक्ट्रॉन के खोने या प्राप्त होने से बनते हैं। आयन जो है इसमें बताना है कि खोने से या प्राप्त होने से बनते हैं। सेकंड जो स्टेटमेंट है ये अपनी क्या है, ट्रू। पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी स्टेटमेंट अपने पास ट्रू। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। नीचे इंग्लिश में है, असर्शन आयन्स आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड। पहली स्टेटमेंट यहाँ पे है अपने पास फॉल्स। आयन्स आर फॉर्म्ड बाय लॉसिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू। इसमें राइट आंसर है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 17, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। गर्म और शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा करता है क्योंकि ऐसे दिनों में आर्द्रता कम होती है। कम आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है। कूलर का पानी वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा आसपास की हवा से लेता है, जिससे पैड ठंडे हो जाते हैं और कूलर से निकलने वाली हवा अधिक ठंडी महसूस होती है। Why does the desert cooler cool better on a hot dry day? Answer: an air cooler provides more effective cooling on hot and dry day because the humidity is lower on such days. Lower humidity leads to a higher rate of evaporation. The water in the cooler absorbs the heat required for evaporation from the surrounding air, which cools the pads and make the air coming out of the cooler feel much cooler. 18, यदि तत्व जड़ 4 है तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखिए। आंसर: यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक Z बराबर 4 हो तो उसके इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा K2L2 होता है। बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह तत्व उन्हें खोकर स्थिर अवस्था प्राप्त करता है, इसलिए इस तत्व की संयोजकता 2 होगी और इस तत्व का नाम होगा बेरिलियम। नेक्स्ट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यानी कि अगर Z की वैल्यू 10 है तो उसका नाम क्या होगा। Z की वैल्यू अगर 10 है तो उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, यानी कि किस एलिमेंट का नाम जो है जिसके लिए Z की मान 10 होता है। नीचे यहाँ पे इंग्लिश में है, इफ Z इज 4 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, आल्सो नेम द एलिमेंट। इफ द एलिमेंट सेज द एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 4 देन द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इज K2L2 बिकॉज इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल. This element achieves a stable state by losing these electron. Therefore, the valency of the element is 2. The element is beryllium. इसी के ओर में है, Na पॉजिटिव के पूरी तरह से भरे हुए K और L कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। आंसर: सोडियम यानी कि Na परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि Na पॉजिटिव आयन 1 इलेक्ट्रॉन खोने के कारण 10 इलेक्ट्रॉन रखता है। K कोष में अधिकतम 2 और L कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन समा सकती हैं, इसलिए अन्य पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉनों का विन्यास K2L8 होता है। इस प्रकार अन्य पॉजिटिव के K और L दोनों कोष पूरी तरीके से भरे होते हैं, जिससे वह स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करता है। नीचे यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, Na पॉजिटिव हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L सेल एक्सप्लेन। सोडियम Na एटम हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स while the Na positive ions has the 10 electrons because it has lost 1 electron. The K cell can hold a maximum of 2 electrons and L cell can be hold a maximum 8 electron. Therefore, electron configuration of Na positive ion is K2 and L2 8. Thus, both the K and L cells of Na positive are completely filled, giving it a stable electron configuration. Question 19. भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में उदाहरण स्पष्ट कीजिए कि दोनों में क्या अंतर है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल उसका रूप या अवस्था बदलती है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। भौतिक परिवर्तन इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन इसमें नया पदार्थ बनता है जिसके गुण पहले से भिन्न होते हैं। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है जल का बर्फ में बदलना, विद्युत बल्ब का चमकना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है ईंधन का जलना, दूध का दही में बदलना।
इंग्लिश में डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज विद एग्जांपल। फिजिकल चेंज, ए चेंज इन विच देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, ओनली इट्स फॉर्म ऑफ स्टेट चेंज। केमिकल चेंज, ए चेंज इन विच द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंज। फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज, ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। फिजिकल चेंज, एग्जाम्पल वाटर टर्निंग इनटू आइस, ए लाइट बल्ब ग्लोइंग। केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ फ्यूल, मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड। इसी के और में विलियन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। विलियन एक समरूप मिश्रण होता है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, कोलाइड देखने में समरूप लगता है पर वास्तव में वह विषमांगी मिश्रण होता है। विलियन, इसके कणों का आकार बहुत छोटा, 1 nm से भी कम। निलंबन में इसके कणों का आकार काफ़ी बड़ा, 100 nm से अधिक। कोलाइड, इसके कणों का आकार 1 nm से 100 nm के बीच। इसके कण नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, किसके, विलियन के। निलंबन में इसके कण नंगी आंखों से दिखाई देते हैं और कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं। कोलाइड, इसमें कण नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते पर नीचे नहीं बैठते। इंग्लिश में सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड, जिसको सोल बोलते हैं। सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, एक सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ए कोलोइड appears homogeneous but in reality it is a heterogeneous mixture. Solution, the size of its particle is very small, less than 1 nm. Suspension, the nanometer, the size of its particle is quite large, greater than 100 nm यानी कि नैनोमीटर। Colloid, the size of its particle is between 1 nm to 100 nm. Solution, its particles are not visible to the naked eye and the solution is stable. Suspension, its particles are visible to the naked eye and settle down after some time. Colloid, its particles are not visible to the naked eye but they do not settle down either. नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, नीमन को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई, किसी तत्व के परमाणुओं के औसत द्रव्यमान कार्बन 12 कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अणुओं को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो सृजन किया होता है न ही विनाश होता है, अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। स्थिर अनुपात का नियम, इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में संयोजित होते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से तैयार किया गया हो। नीचे इंग्लिश में एक्सप्लेन एटॉमिक मास यूनिट। द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन द एनी केमिकल रिएक्शन, मीनिंग दैट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट रिमेन इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ elements present in any compound always combine in a fixed mass ratio regardless of the method by which the compound is prepared। 21 फॉर्मूला लिखना है। सोडियम ऑक्साइड Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फाइड Na2S, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट है राइट द केमिकल फार्मूला। सोडियम ऑक्साइड Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फेट Na2S, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे CaCO3 का नाम क्या होगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें, CaCO3 को क्या बोलते हैं। इसी के और में इसमें आपको सूत्र दिए गए इनके नाम लिखने हैं। Al2SO4 का होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, CaCl2 का कैल्शियम क्लोराइड, K2SO4 का पोटेशियम सल्फेट, KNO3 का पोटेशियम नाइट्रेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये मैंने अभी आपसे पूछा था तो ये नीचे आ चुका है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे H2SO4 का बताना। H2SO4 का क्या नाम होता है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे।
CaCO3 का यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप H2SO4 का जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है Al2SO4 3 का एल्यूमिनियम सल्फेट, CaCl2 का कैल्शियम क्लोराइड, K2SO4 का पोटेशियम सल्फेट, KMnO3 का पोटेशियम नाइट्रेट, CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है सेक्शन सी जीव विज्ञान लाइफ साइंस, जिसको बोलते हैं बायोलॉजी। बायो के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 22, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ये होता है खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका में। वेयर इज द प्रोटीन सिंथेसाइड इनसाइड द सेल? इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। 23, शुष्क स्थानों पर पौधों में जल के क्षय से बचाने हेतु क्या महत्वपूर्ण है? मोटी एपिडर्मिस। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम द वाटर लॉस इन ड्राई प्लेसेज? थिक एपिडर्मिस। 24, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा। विच टिश्यू मेक द थिक हक ऑफ कोकोनट? इसका राइट आंसर है स्क्लेरेन्काइमा। 25, एक इटली मक्खी डैश का प्रयोग मधु उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है? एपिस मेलिफेरा। एन इटालियन बी डैश हैज़ बीन ब्रोट इन टू इंक्रीज यील्ड ऑफ हनी। इसमें आंसर आएगा एपिस मेलिफेरा। क्वेश्चन 26, इसमें दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। अभिकथन है कि गोल्जी उपकरण में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करने का कार्य किया जाता है। पहली स्टेटमेंट सही है। कारण है कि गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। सेकंड भी जो है यहाँ पे सही है, लेकिन इसके ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नीचे इंग्लिश में असर्शन, गोल्जी बॉडी स्टोर मॉडिफाई एंड पैक प्रोडक्ट्स इन वेसाइल्स। तो स्टेटमेंट ट्रू। रीजन है दे आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये भी सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 27, निम्न के नाम लिखिए। उत्तक जो मुंह के भीतरी अस्कर का निर्माण करता है उसको बोलते हैं सल्की एपिथेलियम, यानी कि स्तरीयत सकली उपकला। उत्तक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है फ्लोएम। नीचे इंग्लिश में है टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। इसका बोलते हैं यहाँ पे स्क्वेमोस एपिथेलियम, यानी कि स्ट्रक्चर्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट फ्लोएम, यानी कि टिश्यूज, और जो ये फूड का जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर यहाँ पे आ जाता वाटर तो क्या होता है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। इसी के ओर में न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाइए। ड्राई वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का इस तरीके से डायग्राम बनेगा। यहाँ पे न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, डेंड्राइट द्रुमिका, एक्सोम तंत्रिकाक्ष, सेल बॉडी कोशिकाएं, नर्व एंड यानी कि तंत्रिका का अंतिम सिरा। 28, कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट की जंत्र बताइए। पेरेन्काइमा कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। कोलेनकाइमा कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की कोशिका भित्ति लिग्निन से बनी होती है। ये कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण, भोजन भंडारण और उत्तक मरम्मत में सहायक होती हैं। ये कोशिकाएं पौधों को यांत्रिक सहारा और लचीलापन प्रदान करती हैं। ये कोशिकाएं परिपक्व अवस्था में मृत होती हैं और पौधों में मजबूती व समर्थन प्रदान करती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नीचे यहाँ पे इंग्लिश में दिए गए हैं सभी पॉइंट। देखिए, दिस सेल इज वॉल ऑफ पेरेन्काइमा सेल इज मेड ऑफ सेलुलोज। दिस सेल वॉल ऑफ कोलेनकाइमा सेल मेड ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। द सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल मेड ऑफ लिग्निन। नेक्स्ट है these cell assist in photosynthesis, food storage and tissue repair. These cell provide mechanical support and flexibility to plant.
These cells are dead in their mature state and provide strength and support to plant. 29. वृहत पोषक क्या है और इन्हें वृहत पोषक क्यों कहते हैं? आंसर, वृहत पोषक वे पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों की सामान्य वृद्धि, विकास और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इन्हें वृहत पोषक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौधे इन्हें मुख्य रूप से मिट्टी से बड़ी मात्रा में प्राप्त करते हैं और इनकी कमी से पौधों की वृद्धि स्पष्ट रूप से प्रभावित होती है। वृहत पोषकों में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फेट शामिल हैं। What are the macronutrients and why are they called macronutrients? Macronutrients are essential nutrients that plant required in large quantities for normal growth, development and various biological process. They are called macronutrients because plant obtained them primarily from the soil in the large amount, and a deficiency in these nutrients significantly affect plant growth. Macronutrients include nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium and sulfur. नेक्स्ट है क्वेश्चन 30. कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक. हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक. बी. कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकती है और कोशिका की सभी आवश्यक क्रियाएं कर सकती हैं। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए कोशिका संरचनात्मक इकाई है। साथ ही कोशिकाओं में चयापचय, पर्यावरण के प्रति प्रक्रिया, वृद्धि और प्रजनन जैसी सभी जीवन क्रियाएं होती हैं। इस कारण कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। वाई द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। The body of all living organism is made up of cell. Therefore, the cell is structural unit. Also, cell perform all life processes such as metabolism, response to environment, growth and reproduction. Therefore, the cell is also called functional unit. Next is C. प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? आंसर, क्योंकि यह केवल एक आवश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर प्रवेश करने देती है और अनावश्यक पदार्थों को अंदर आने से रोकती है। इस प्रकार यह आवश्यक पदार्थों को बाहर जाने से रोकती है जबकि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने देती है। इस चयनात्मक गुण के कारण प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली कहा जाता है। नीचे यहाँ पे इंग्लिश में है, व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। वाई? Because it allow only the certain essential substance to enter the cell and prevent unnecessary substance from entering. Similarly, it prevents essential substance from leaving while allowing waste products to exit. Due to this selective property, the plasma membrane is called selectively permeable membrane. इसी के ओर में पहला, एक ऐसे अंग का नाम बताइए जिसका अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। Name the organelle that contain the own genetic material. Mitochondria and plastic chloroplast. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि सेल के अंदर बिजली घर किसको बोला जाता है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें, पावर हाउस ऑफ सेल। बी पार्ट, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। जब कोशिका बूढ़ी, क्षतिग्रस्त या संक्रमित हो जाती है तब लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है और इसके एंजाइम कोशिका के अपने घटकों को पचा देते हैं। इस प्रक्रिया से कोशिका स्वयं नष्ट हो जाती है, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। वाई आर लाइसोसोम कॉल्ड सुसाइड बैग? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Because they contain powerful digestive enzymes, when a cell become old, damaged and infected, the lysosome membrane ruptures and its enzyme digest the cell's own component. This process destroys the cell itself, which is why lysosomes are called suicide bags. C. अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करती हैं? आंसर, अमीबा अपना भोजन फैगोसाइटोसिस यानी कि भक्षण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करती हैं। वह अपने छद्म पादों की सहायता से भोजन कण के चारों ओर से घेर कर निगल लेती है।
जिससे भोजन रिक्तिका बनती है और इस भोजन रिक्तिका में भोजन का पाचन होता है और उपयोगी पोषक तत्व अमीबा द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन फूड? अमीबा ऑब्टेन्स इट फूड थ्रो द phagocytes, the process engulfing its surrounding and indigest food particle with the help of its pseudopods, forming a food vacuole. Digestion of the food takes place within the food vacuole and the useful nutrients are absorbed by the amoeba. यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।